गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे और सेफ होंगे। तो जैसे कि हमने स्टडी किया, हमने यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को स्टडी किया। चैप्टर नंबर 1 जो कि था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स और चैप्टर नंबर 2 जो कि था मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट। तो इन दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये दोनों चैप्टर्स रिवाइज भी करवा, ताकि आप लोग इसके डायरेक्ट टच में रहें, यानी आप इसके साथ टच मेंटेन करते रहें। वरना आप अगर एक बार इसको रीड करके छोड़ दोगे ना तो ये बातें दिमाग से निकल जाएगी। तो इन बातों को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए 2 चैप्टर्स के बाद मैं आपके लिए रिवीजन सेशन लेकर आई हूँ। इस रिवीजन सेशन में हम दोनों चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर नंबर 1 से। तो ये रिवीजन की स्पेशल क्लास है चैप्टर नंबर 1 के लिए। चैप्टर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किससे किया था? चैप्टर के नाम से, राइट। तो चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब इस चैप्टर में हमने देखा था कि एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन किस टाइप्स में होता है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 टाइप से होता है। पहला टाइप था एसेक्सुअल और दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये था एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जिन दोनों टर्म को मैंने आपको डायग्रामेटिकली और अलग से एक छोटा एनिमेशन वीडियो में भी समझाया, जो उस वीडियो के स्टार्ट में था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जिनका नाम था मियोसिस और सिनगैमी। आपको इन दोनों का मतलब अभी तक याद हो गया होगा, फिर भी मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शन डिवीजन, जिसके अंदर एक डिप्लॉइड सेल से हमें रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा वर्ड है सिनगैमी। सिनगैमी का अर्थ क्या होता है कि 2 हैप्लॉइड गैमेट्स का फ्यूजन की गैमेट्स के हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन की प्रोसेस कहलाती है सिनगैमी। ये दोनों मेन सिग्निफिकेंट इवेंट्स है। सिग्निफिकेंट यानी सूचक इवेंट्स है, यानी ये और कहीं नहीं होते, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इवेंट में होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के की कैरेक्टर्स हैं मियोसिस और सिनगैमी। ये दोनों टाइप सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी थी। फ्लावर की स्ट्रक्चर को अभी यहीं होल्ड पर रखते हैं, इसे हम बाद में रिज्यूम करेंगे। अब है हमारा सेकेंड टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बोल्ड लेटर्स में उस दिन लिख के बताया था कि यहाँ पर नो मियोसिस एंड नो सिनगैमी, यानी ये दोनों ही इवेंट्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाले। फिर इसी के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस नहीं होता और सिनगैमी नहीं होता, इसीलिए इसका नाम क्या है? एपोमिक्सिस। तो आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या डायरेक्टली ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि डिफाइन एपोमिक्सिस, क्योंकि एपोमिक्सिस एक न्यू वर्ड है जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको दोनों टर्म्स बताई है, दोनों का अर्थ भी आपको समझाया है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 2 टाइप्स का होता है। पहला है एगेमोस्पर्मी और दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एगेमोस्पर्मी मैंने आपको समझाया था, तब मैंने आपको बताया था हम इसका अर्थ इसके नाम से ही गेन करेंगे। ए का मतलब होता है विदाउट या नहीं। गैमो का क्या मतलब होता है? गैमो का मतलब है गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी बिना गैमेट फॉर्मेशन के। स्पर्म का मतलब होता है सीड का फॉर्मेशन होना, यानी बिना गैमेट्स के सीड का फॉर्मेशन जिस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है उसे हम कहते हैं एगेमोस्पर्मी। यानी यहाँ पर जो स्पर्म यानी जो सीड का फॉर्मेशन हुआ है वो कैसा है? विदाउट गैमेटिक फ्यूजन से डेवलप हुआ है, यानी उसे डेवलप करने में कोई भी दूसरी प्लांट बॉडी की या ओव्यूल के पास की कोई भी दूसरी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ने काम किया है। अब जो सेकेंड टाइप आता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो रहा था? हम प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट बॉडी ग्रो करवा रहे थे, चाहे ये एक्टिविटी नेचुरली हो या आर्टिफिशियली, यानी मैन मेड कारणों से या मैन मेड मेथड्स के थ्रू। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने स्टडी किया। एक मिनट, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट बॉडी के सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट्स ही हेल्प करते हैं। वेजिटेटिव प्लांट्स क्या क्या होते हैं प्लांट बॉडी के? स्टेम, रूट, ये 2 मेन वेजिटेटिव पार्ट है। इन्हीं के ऊपर बाकी सारे पार्ट अटैच होते हैं, जैसे लीव्स, बर्ड्स, ये सब इन्हीं के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसलिए 2 मेन पार्ट यहाँ पर कौन हो गया? स्टेम एंड रूट्स।
अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी आगे दो पार्ट्स में बांटा था, आर्टिफिशियली एंड नेचुरली। तो पहले हम नेचुरली होने वाले वेजिटेटिव प्रोपगेशन को स्टडी करते हैं। तो ये रहा अपना फर्स्ट पॉइंट जो है नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी 4 टाइप से हो रहा था। पहला था बाय स्टेम, यानी स्टेम में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स ग्रो करती है जिनके थ्रू नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इनके लिए मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, आपको याद होगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्पल मेंशन किए ताकि आप जब इसको पढ़ो तो आप रिकॉल कर सको कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो बाय स्टेम पहला एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो कंद का यानी ट्यूबर का एग्जाम्पल है। आप भूलिएगा नहीं कि ये किस टाइप में आता है, कौन सा कॉर्म में आता है, कौन सा ट्यूबर में आता है, कौन सकर है, कौन स्टोलन है। ये सारे एग्जाम्पल आपको इनके साथ याद होने चाहिए, क्योंकि 11th में आप लोगों ने पढ़ा था रूट मॉडिफिकेशन, शूट मॉडिफिकेशन। इनमें हमने पढ़ा था कि कौन सा स्पेसिफिक पार्ट किस चीज़ में मॉडिफाई होता है, यानी लीफ अगर स्पाइंस में भी मॉडिफाई हो रही है, स्टेम में भी मॉडिफाई हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और आपको क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आएगा कि स्टेम में मॉडिफिकेशन किस में होता है, तो आप मेंशन कर सकते हो पोटैटो में ट्यूबर्स के थ्रू। तो ये ट्यूबर। और अगर आप नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको वहाँ पे MCQs दिए होते हैं, उसमें आपको ऑप्शंस चूज़ करने होते हैं। तो ऑप्शंस में आपको मेंशन होगा कि कॉर्म या फिर कॉर्म होगा, बल्ब होगा, ऐसे 2-3 और ऑप्शन होंगे जिनमें से आपको अपना परफेक्ट आंसर जो कि कॉर्म होगा इस समय, क्योंकि स्टेम पर क्वेश्चन है, राइट। तो आपको कॉर्म चूज़ करना है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए किसमें क्या टाइप का मॉडिफिकेशन है। तो एग्जाम्पल है पोटैटो, गार्लिक, स्ट्रॉबेरी जो स्टोलन का एग्जाम्पल है, मिंट जो शक्कर का एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल थे। मैं आपको रिवाइज कर लूँ इसलिए मैंने आपको शॉर्ट वर्जन में लिख के दिया, यानी इसको थोड़ा प्रिसाइज यानी कंसाइज कर दिया और छोटा कर दिया है। दूसरा है रूट के थ्रू। रूट के एग्जाम्पल में हमने देखा था स्वीट पोटैटो देखा था, चमेली देखा था, नीम देखा था, शीशम देखा था। बाय लीव्स के थ्रू हमने 2 ही एग्जाम्पल देखे थे। एक तो था ब्रायोफिलम जिसमें लीफ की मार्जिन से हो रहा था, और दूसरा था बिग्नोनिया जिसमें पीटियोल पार्ट से न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था। लास्ट टाइप का नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या हो रहा था, हमने अगेव में देखा था और डायस्कोरिया में देखा था। अगेव का एग्जाम्पल मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था और इसको आपकी बहुत सारी पिक्चर्स भी दिखाई थी। इसमें हमने देखा था कि मेन प्लांट बॉडी इसकी बुशी होती है, यानी स्टेम रिड्यूस टाइप का होता है और लीव्स बहुत सारी अरेंज होती है। फिर रिप्रोडक्टिव फेज आने पर उसमें एक रिप्रोडक्टिव स्टॉक का डेवलपमेंट होता है जिसके ऊपर फ्लावर लगने की जगह पे बड्स लगते हैं, जो कि मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होकर ज़मीन पे गिरने पर इंडिविजुअली ग्रो कर लेते हैं। तो ये तो था अपना नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दूसरा पार्ट और जो सबसे बड़ा पार्ट है इस चैप्टर का, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सारे मैनमेड मेथड्स हैं, यानी मनुष्य ने इन्हें डेवलप किया है इन मेथड्स को। तो सबसे सिंपल है फर्स्ट वाला, जिसे कटिंग कहते हैं, हिंदी में इसे कर्तन भी कहते हैं। आप लोग हिंदी के नाम भूलिएगा नहीं, क्योंकि हमारा मीडियम हिंदी है, हम RBSE में हिंदी में पेपर देते हैं और इंग्लिश में भी देते हैं, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास हिंदी के हैं। लेकिन आपको इंग्लिश के वर्ड्स पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। ये जो टर्म्स बार बार मैं आपको इंग्लिश में लिख कर देती हूँ ना, इसका मतलब यही है कि आपको ये टर्म्स ज़्यादा याद रखने हैं। ओके, तो स्टेम कटिंग में 2 टाइप्स थे, स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग। स्टेम कटिंग में क्या हो रहा था, स्टेम के किसी हिस्से को काट कर हम ज़मीन में बो रहे थे, यानी ज़मीन में प्लांट कर रहे थे। इसका एग्जाम्पल था शुगर केन या रोज़, और भी कई एग्जाम्पल थे इसके। दूसरा है रूट कटिंग। रूट कटिंग में एक सिग्निफिकेंट बात हमने कही थी कि रूट कटिंग में जो भी रूट हम लगाएंगे वो वर्टिकली लगाएंगे, यानी ये रूट थी, इसको हमने यहाँ से कट किया, तो अब इसको हम ऐसा नहीं लगाएंगे, हम इसको सीधा लगाएंगे, वर्टिकली ग्रो करवाएंगे। इसका एग्जाम्पल है लेमन और गुआवा। फिर है लेयरिंग। लेयरिंग फिर और 2 टाइप्स की होती है। पहला है माउंट लेयरिंग और दूसरा है एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में हमने क्या किया था, जैसे कटिंग में हम प्लांट के किसी पार्ट को कट कर रहे थे, लेयरिंग में हम प्लांट के किसी भी पार्ट को कट नहीं कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, उसको उसके पास वाली जगह पर ज़मीन में दबा रहे थे। जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, इस तरफ मैं लीफ लगा देती हूँ क्योंकि इसी वाले पार्ट को हम इस साइड बेंड करेंगे। तो इसके जो नोडल रीजन है जहाँ से लीव्स लग रही है,
तो इस वाली ब्रांच को हम थोड़ा सा बेंड कर देंगे नीचे। अब ये आपको इधर दिखा रही हूँ, मैं आपको इधर बेंड स्ट्रक्चर दिखा दी। तो ये ऐसे करके हमने बेंड कर दिया, और ये बाकी प्लांट बॉडी, यानी 2 नोड्स हमने अंडरग्राउंड कर दिए। ये वाला मेथड कहलाता है लेयरिंग, माउंट लेयरिंग। इसका एग्जाम्पल था मोगरा, लेवेंडर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। दूसरा है एयर लेयरिंग या गुट्टी फॉर्मेशन। एयर लेयरिंग या गुट्टी फॉर्मेशन में हमने क्या देखा था कि हम स्टेम, कोई भी ब्रांच की एक पार्ट को, जैसे ये कोई ब्रांच है, उसके इस पार्ट से हम उसका आउटर लेयरिंग हटा देते हैं, यानी उसका बार्क हटा देते हैं, उसकी जो छाल होती है उसे हटा देते हैं। हटाने के बाद उस छाल को हम कवर कर देते हैं गीले मॉस से, वेट मॉस, यानी उसको वेट रखना हमारा मेन मोटिव होता है, इसलिए हम उसे कवर कर देते हैं। वेट मॉस से कर सकते हैं, वेट कॉटन से कर सकते हैं, या वेट क्ले से कर सकते हैं। उनसे कवर करके उसको पैक कर दिया जाता है और उसको एक कंटेनर से अटैच कर दिया जाता है, जिससे वो कंटिन्यूसली नम बनी रहे। उस कंटेनर के थ्रू वाटर धीरे धीरे करके इस एरिया को वेट रखता रहे। फिर कुछ समय बाद ये इसके ऊपर टाइंग वगैरह की एक्टिविटी हो गई, सब बांध दिया। फिर कुछ समय बाद इसमें रूट्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। रूट फॉर्मेशन के बाद हम इस पार्ट को कट करके और एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह ग्रो करवाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर जो बनी, ये मॉस वगैरह की कवरिंग के बाद गुट्टी, उस स्ट्रक्चर को हम गुट्टी कहते हैं। तो गुट्टी क्या है? प्लांट के एक स्पेसिफिक ब्रांच के एक स्पेसिफिक एरिया से उसकी बार्क को पहले हटाया जाता है, फिर उसको वेट मॉस, वेट कॉटन या वेट क्ले से, वेट मॉस, वेट क्ले या वेट कॉटन से कवर करके उसे फिर टाइटली टाई कर दिया जाता है और उसे कंटेनर के थ्रू टाई यानी बांध दिया जाता है, जिससे वो कंटिन्यूसली वेट मेंटेन रहता है। तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? गुट्टी। आप लोग भूलिएगा नहीं, ओके। लास्ट टाइप का जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली सबसे लंबा और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था। इसमें हम 2 अलग अलग प्लांट्स लेते हैं। पहला प्लांट जो बेस होता है, यानी जिसको आप उस जगह से हिलाएंगे नहीं, वो वाला बेस प्लांट क्या कहलाता है? स्टॉक। हिंदी में हमने इसे क्या कहा था? स्कंद कहा था। और वो पार्ट जो हम कहीं बाहर से या कोई एग्जॉटिक स्पीशीज ला रहे हैं, जैसे एक स्पेसिफिक एरिया में कोई प्लांट था, मुझे उसके अपर पार्ट में समझो ऑरेंज का पार्ट लगाना है, ऑरेंज के पौधे का, यानी संतरे के पौधे का ऊपर पार्ट लगाना है। तो वो संतरे के पौधे की वो टहनी जो मैं कहीं से लाई हूँ काट कर, उस आउटर पार्ट को हम कहेंगे स्कियॉन। अब इसमें एक और बात थी कि स्कियॉन हमेशा हाई क्वालिटी का होगा। हाई या गुड क्वालिटी, हमेशा स्कियॉन एक्स्ट्रा या स्टॉक के कंपैरिजन में हाई क्वालिटी या गुड क्वालिटी का होगा, और स्टॉक कुछ लोअर क्वालिटी का भी चल जाएगा, ओके। फिर हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को एक दूसरे के अंदर फिक्स करके उसको रस्सी से टाइटली बांध रहे थे, फिर उसे ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जा रहा था। अब ये फिक्सिंग की प्रोसेस कैसी है? जैसे ये कोई प्लांट था और इसकी इस ब्रांच पे हम ये ग्राफ्टिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये हो गया स्टॉक। इस पर मैंने ये कट लगा दिया। अब इस कट के ऊपर मैं आपको दूसरे पेन से दिखाती हूँ। इस कट के ऊपर मैंने बाहर से कोई स्किन लाया है और उसे यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये है स्कियॉन, और ये जो बेस ब्लैक पार्ट है ये है स्टॉक। तो ये स्कियॉन और स्टॉक को ऐसे फिक्स करने के बाद इसे टाई कर दिया जाएगा ताकि ये इंडिविजुअली ग्रो कर सके। ये होती है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग के काफ़ी सारे टाइप्स हैं। पहला टाइप देखिए, विप ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, स्कियॉन और स्टॉक दोनों सेम डायमीटर के लिए जाते हैं। बेसिकली ये किस लेंथ के लिए जाते हैं? 5 से 8 सेंटीमीटर लेंथ के लिए जाते हैं, और इनमें दोनों में ही क्या लगाया जाता है? वी शेप का कट। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर रखा है, वी शेप का कट लगाया जाता है। दूसरा है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, जो स्टॉक होता है उसमें वी शेप का कट लगाया जाता है, और जो स्कियॉन होता है उसमें वी या वेज शेप, ऐसा शेप दोनों में से किसी भी एक तरह का कट लगाया जाता है। और वेज ग्राफ्टिंग में भी दोनों स्टॉक और स्किन सेम डायमीटर के लिए जाते हैं। अगला है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में स्टॉक का डायमीटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और स्कियॉन का डायमीटर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। यहाँ पर एक स्टॉक के अंदर कई सारे स्कियन फिक्स किए जाते हैं।
ये होता है क्राउन ग्राफ्टिंग। और लास्ट का जो टाइप है बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग में हमने एक स्पेशल टाइप देखा था जिसमें टी शेप का कट लगाया जाता है। आई होप आपको विजिबल होगा, शायद वो उस तरफ चला गया, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ इसे। टी शेप कट इन स्टॉक। बड ग्राफ्टिंग में हम क्या कर रहे थे, स्कियोन के रूप में हम एक बड यानी एक कलिका ला रहे थे और जिस स्टॉक के अंदर हम उसे फिक्स कर रहे थे, समझो ये कोई ब्रांच है, ये स्टॉक है, इसमें मुझे फिक्स करना है, तो यहाँ पर मैं ऐसे टी शेप कट लगाऊंगी और यहाँ पर ये जो कटा हुआ एरिया होगा इसके अंदर फिक्स किया जाएगा हमारे बड को। तो ये थी बड ग्राफ्टिंग। ये था आपके पहले चैप्टर का रिवीजन। अब इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे चैप्टर रीड करते वक्त मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि जो बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेन प्लांट बॉडी है जो ज़्यादा समय पर पृथ्वी पर अवस्थित होती है वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है और बीजाणुरहित होती है। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक होती है इनकी मेन प्लांट बॉडी। तो अब इस पर आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एंजियोस्पर्म्स की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है या किस टाइप की होती है। ऑप्शन में आपको सारे ऑप्शन दिए होंगे, हैप्लॉइड स्पोरोफिटिक लिखा होगा, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक होगा, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक होगा, डिप्लॉइड गैमेटोफिटिक होगा। आप क्या चूज करोगे, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक। और इसमें जो अल्पकाल में जो अवस्था पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की एक्टिविटी पाई जाती है। क्या एक्टिविटी होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, एक के बाद एक पीढ़ियों का आना। जैसे एक पौधा होता है वो पहले सीड के रूप में होता है, फिर वो ग्रो करने के बाद प्लांट बॉडी लेता है, फिर वो दोबारा से सीड स्टेज में आ जाता है। तो ये इसकी दो अवस्थाएं हो गई, राइट। अब वो सीड फॉर्मेशन की जो अवस्था है, जैसे फ्लावर का लगना और उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का बनना, उनके फ्यूजन से सीड फॉर्मेशन तक की प्रोसेस, ये प्रोसेस में कौन सी स्टेज रिप्रेजेंट होती है, गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस में कौन सी स्टेज रिप्रेजेंट होती है, जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से यहाँ पर क्या था, मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रहे थे ना, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। मेल में क्या बन रहा था, पॉलन ग्रेन, और फीमेल में ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था। ये वाली जो छोटी सी अवस्था है ये स्टेज कहलाती है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज। और जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक स्टेज। हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक को हिंदी में क्या कहेंगे, अगुणित युग्मकोद्भिद प्रावस्था। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। इस तरह से मैंने आपको पूरा पहला चैप्टर रिवाइज कर दिया है। मैंने रिवाइज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे दोबारा नहीं पढ़ोगे। अब आपको मैंने ये पूरा लिखकर समझाया, अब आप जब दोबारा इसको पढ़ो तो आप रिकॉल करने की कोशिश करना। रिकॉल करने की कोशिश करने का क्या मतलब होता है कि आप बैठे हो, आपके सामने आपकी कॉपी है और आप याद कर रहे हो कि हाँ चैप्टर इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो ओके, तो दिस वॉज द पॉइंट 1 ऑफ द चैप्टर, इसके बाद ये था, इसमें ये एग्जाम्पल थे। उसके लिए आपको बुक में देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप सिर्फ अपने दिमाग की स्ट्रेंथ से उसको रिकॉल कर पाएँ। मेरा मोटिव रिवीजन करवाने का यही है कि पहले मैं आपको चैप्टर समझाऊं, फिर मैं आपको रिवाइज करवाऊं। आपको अगर मेरा वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको 2 बार देखिए, एक और बार देखिए, स्लो स्पीड पे करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और फिर ये रिवीजन का वीडियो देखिए जिससे आपको पढ़ा हुआ फटाफट रिवाइज हो जाएगा। फिर आप अपने आप इसे रिवाइज कीजिए और लास्ट में आप रिकॉल करिए। रिकॉलिंग से आपको रियली पता चलेगा कि आपने अभी तक कितना, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है वो कितना गेन किया है। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो दोबारा उसको रिवाइज करिए, कुछ समय बाद हो जाएगा। ऐसे करके हम चैप्टर्स को याद करते हैं। इसके बाद हम जो चैप्टर रिवाइज करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 2। अब रिवीजन स्टार्ट है चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 में हम पहला पार्ट कंसिडर करेंगे मेल गैमेटोफाइट और सेकंड पार्ट कंसिडर करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे हम इसकी स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट सब कुछ रिवाइज करेंगे। ओके, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, यानी रिवीजन स्लॉट है, इसलिए हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, मैं उन्हीं को कवर करूँगी, एक एक डिटेल कवर नहीं करूँगी। ओके, ठीक है। तो ये पहली लाइन इस चैप्टर की और पिछले चैप्टर की भी, ये क्या है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट।
फ्लोरल डायग्राम आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने उसमें सब कुछ स्टडी किया, लोअर मोस्ट पार्ट से सबसे नीचे की ओर से स्टार्ट किया था जो था पेडिकल, फिर ऊपर से फुला हुआ पार्ट होता है जिसे हम थैलेमस कहते हैं, फिर ग्रीन कलर के कैलिक्स होते हैं, फिर अंदर का कलरफुल पार्ट कोरोला होता है, फिर उसके अंदर स्टेमन्स होते हैं और सबसे अंदर की ओर गाइनोशियम होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेल गैमेटोफाइट से। मैंने चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैम क्या करा रही है। ओके, तो मेल गैमेटोफाइट के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इसको अब हम अलग नाम से डिनोट करते हैं। मेल की स्ट्रक्चर्स छोटी होती है, यानी जो स्पोर होता है वो एग सेल के कंपैरिजन में बहुत साइज में छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर है जो किस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो वो स्टिक जिस पे माइक्रोस्पोर बनेगा वो स्टिक क्या होती है, स्टेमन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। फिर स्टेमन के अंदर ऊपर एंथर लॉब्स के अंदर पॉलन सैक्स होती है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। तो पॉलन सैक्स बेसिकली कहलाती है माइक्रोस्पोरेंजियम, और पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है इसलिए पॉलन ग्रेन कहलाता है माइक्रोस्पोर। ओके, तो ये तो था बेसिक डिटेल। अब पॉलन सैक्स कैसे बनती है, यानी एंथर लॉब कैसे बनती है, और फिर इसके अंदर माइक्रोस्पोर जो है अपना उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट में क्या होता है, एक होमोजेनस यानी एक जैसी दिखने वाली सेल्स का मास होता है जो एपिडर्मिस से कवर्ड होता है। तो होमोजेनस मास में हाइपोडर्मल की जो सेल्स होती है यानी हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती है वो ग्रोथ करके आर्किस्पोरियल सेल्स में चेंज हो जाती है। आर्किस्पोरियल सेल्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिकाएं। क्या कहते हैं, प्रपसु कोशिकाएं, आर्किस्पोरियल सेल्स। आर्किस्पोरियल सेल्स फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट क्या है, प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरा प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ग्रोथ करके आर्किस्पोरियल सेल में चेंज हो जाती है, डिवाइड नहीं करते। यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, ग्रोथ का प्रोसेस होता है, यानी अच्छे से न्यूट्रिशन गेन करेंगी, खाएंगी पिएंगी, मोटी तगड़ी हो जाएंगी और फिर उसके बाद डिवाइड होंगी। तो ये क्या होता है, ग्रोथ का प्रोसेस होता है। इस ग्रोथ के अंदर हमने पहले भी माइन्यूट डिटेल स्टडी करी थी कि वैक्यूल बनेगा, फूड मैटर स्टोर होगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगा और सब। अब पहली जो सेल बनी वो क्या है, प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल क्या बनाती है, ये बेसिकली एंथर वॉल्स बनाती है सारी की सारी। तो टोटल 4 एंथर वॉल्स हम स्टडी करते हैं, उन चारों का फॉर्मेशन प्राइमरी पेराइटल सेल के थ्रू होता है। पहले हम इसे डायग्राम से समझते हैं। ये वाला डायग्राम, वैसे तो आपको सारे डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं पर ये वाला समझने में सबसे ईजी रहता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला डायग्राम बना के दिखाया है। तो गौर कीजिएगा इस डायग्राम पर। ये जो चारों लेयर्स हैं, ये चारों लेयर्स हैं अपनी एंथर वॉल। सबसे बाहर की ओर क्या होती है, पहली लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, पतली और चपटी सेल्स का बना हुआ लेयर है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, बेसिकली आउटर कवरिंग होता है, सबसे बाहर की ओर होता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद अंदर की ओर जो सेकेंड लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोथीसियम। ये जो आप मोटी मोटी सेल देख रहे हैं जिसके अंदर आपको ग्रीन कलर की लाइनिंग दिख रही है, ये मोटी मोटी सेल्स क्या होती हैं, एंडोथीसियम होती है। ये भी सिंगल लेयर्ड होती है पर इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ होती है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। क्या है वो स्पेशल चीज़, वो है अल्फा सेल्यूलोज। आप यहाँ पर देखिए एंडोथीसियम, अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है, इसमें डिपोजिशन होता है, किस में होता है, यू शेप में होता है। कहाँ होता है, इनर साइड की ओर होता है, इसलिए अंदर की तरफ से जो आपको पट्टियाँ दिखाई दे रही है ना, वो सामने से देखने पर तो लाइन लाइन नज़र आ रही है, पर आप नीचे की तरफ से अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे यानी यहाँ से जो ये वाली लाइन है ना, तो ये यू शेप की नज़र आएंगी। और इसका नेचर कैसा होता है, इस लेयर का हाइग्रोस्कोपिक, यानी हिंदी में कहूँ तो आर्द्रता ग्राही प्रकार की होती है ये। यानी ये क्या करती है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, और जैसे जैसे पॉलन सैक में मॉइस्चर कम हो जाता है तो ये ड्राई होती जाती है, और फिर इसी लेयर के वजह से पॉलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो पाते हैं। यानी ये लेयर जब ड्राई हो जाएगी तो इसके अंदर एक सेल होती है जिसका नाम होता है स्टोमियम। क्या नाम होता है, स्टोमियम, STOMIUM, स्टोमियम।
ये सेल क्या होती है, ये सेल फट जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने पर, और फिर पोलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। इसके ठीक अंदर की ओर प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या काम करती है, कुछ नहीं काम करती है, 2 से 3 लेयर्स, 2 से 3 सेलुलर लेयर की बनी होती है, और ये सिर्फ इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ने का काम करती है, आपस में जोड़ने का, कनेक्टिंग का काम करती है। उसके बाद अंदर की ओर ये जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसके अंदर न्यूक्लियस और बहुत सारा सेल्यूलर मैटर भी भरा हुआ है, ये लेयर होती है अपनी टेपिटम, जो 4th और सबसे इम्पोर्टेंट लेयर भी होती है। यहाँ पर गौर कीजिए, टेपिटम ये कैसे होते हैं, यहाँ पर मोटी सेल्स होती हैं जिनके अंदर क्लियर न्यूक्लियस होता है, बहुत सारा सेलुलर मैटर भी भरा हुआ होता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है इसके पास। और इस न्यूट्रिशन का इसके पास होने का क्या मतलब होता है, ये यहाँ पे सबसे अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिनके द्वारा माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं यहाँ पे, उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती रहती है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती रहती है ऑल द टाइम, क्योंकि ये सेल कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है, इन्हें ग्रो करना है, मेल गैमेटोफाइट यानी अपना माइक्रोस्पोर बनाना है, इसलिए इन्हें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, जो प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, टेपिटम करती है। अब टेपिटम 2 टाइप्स के थे, पहला टाइप था अमीबॉइड या पेरिप्लाज्मिक, और दूसरा था सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर। ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है, ऑलमोस्ट सभी एंजियोस्पर्मिक, ऑलमोस्ट कह रही हूँ, याद रखिए, एक्सेप्शन कुछ होते हैं जिनमें एमीबॉइड और पेरिप्लाज्मिक टाइप का टेपिटम पाया जाता है। ऑलमोस्ट सभी एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है, सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर टाइप का टेपिटम पाया जाता है। नाम से ही आप समझ सकते हो, सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर। ग्लैंड्स क्या होती है, जो कुछ ना कुछ अपने अंदर स्टोर करके रखती है, और सेक्रेटरी जो उसका स्रावण करती है, जो उसको बाहर रिलीज करती है। तो ये क्या करेगी, अपने अंदर बहुत सारा फैट स्टोर करके रखेगी और धीरे धीरे उसको सेक्रेट करती रहेगी, जो कौन यूज़ करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फैट सेल कुछ बॉडीज़ में चेंज हो जाती है, उन बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोयूबिश बॉडी। क्या कहते हैं, प्रोयूबिश बॉडी। मैच्योरेशन के बाद प्रोयूबिश बॉडी कहलाती है यूबिश बॉडी। प्रोयूबिश बॉडी क्या कहलाती है, यूबिश बॉडी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ पोषण प्रोवाइड करती है। यदि मानो कि किसी एंथर का डेवलपमेंट हो रहा है और इसकी डेवलपमेंट स्टेज में ही टेपिटम इसका डीजनरेट या किसी भी रीजन के वजह से ख़त्म हो गया है, या अल्प्रासिड या काम नहीं कर रहा है, तो उस एंथर में या तो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे ही नहीं, और जो भी पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वो स्टेराइल होंगे, वो वेजिटेटिव नहीं होंगे, जर्मिनेटिव नहीं होंगे, यानी वो पॉलन ग्रेन कैसे होंगे, अबॉर्टिव, यानी वो फर्टिलाइज करने के काम नहीं आएंगे। याद रखिएगा, टेपिटम का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि यदि टेपिटम को ग्रोइंग फेज में कभी डिजनरेट कर दिया जाए या अपने आप ये डैमेज हो जाए, तो जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे या तो वो स्टेराइल होंगे, स्टेराइल यानी फर्टिलाइज करने की क्षमता नहीं रखते, और कैसे होते हैं ये, अबॉर्टिव। अबॉर्टिव यानी ये अगर समझो इसके द्वारा बने हुए पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाके अटैच भी हो जाए, तो कुछ समय बाद ये पॉलन ट्यूब भी जनरेट कर दे, पर वो ट्यूब ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाएगी और फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगी, और उसके अंदर जो मेल गैमेट्स बनेंगे वो भी कोई काम के नहीं होंगे। तो ये थी अपनी सारी लेयर्स, एंथर वॉल की चारों लेयर्स। होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। अब अंदर की तरफ जो दूसरी सेल होती है, आर्किस्पोरियल सेल, जो दूसरी टाइप की सेल बनाती होती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जो आगे जाके माइक्रोस्पोर यानी अपने पॉलन ग्रेन बनाएगी। ओके, इसके बाद एक प्रोसेस आती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर बनता है, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यानी पॉलन सैक या एंथर लॉब्स के अंदर माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है, या लघु बीजाणु जनन कहलाती है। किसमें, लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है।
तो क्या होता है इस स्टेप में 3 फेजेस है। पहला माइक्रोस्पोरो, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस की प्रोसेस होगी जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेंगे, 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे। अब ये 4 माइक्रोस्पोर अलग प्रकार से अरेंज होते हैं, यानी ये चारों एक साथ होंगे और अलग अलग प्रकार से अरेंज होंगे। क्योंकि ये 4 की स्ट्रक्चर होती है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टेट्राड, या क्या कहते हैं, स्पोर टेट्राड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड अब अपने अरेंजमेंट के हिसाब से 5 टाइप से अरेंज हो सकता है। पहला है टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल में क्या होता है, दिस इज बेसिकली टेट्राहाइड्रल। 3 आपको आगे की तरफ फेसिंग दिखाई दे रहा है और एक पीछे की तरफ अरेंज होगा। दूसरा टाइप है आइसोबाइलैटरल। आइसोबाइलैटरल में चारों के फेसेस आपको आगे की तरफ नजर आएंगे क्लियरली, ये है आइसोबाइलैटरल। अगला है डेक्यूसेट। डेक्यूसेट में क्या होता है, आपको आगे की तरफ तो बेसिकली 3 ही नजर आएंगे पर ये ऐसे अरेंज होगा, ऐसे, और एक पीछे की तरफ अरेंज होगा, ये होता है डेक्यूसेट। फिर आता है टी शेप का अरेंजमेंट। टी शेप के अरेंजमेंट में 2 पॉलन ग्रेन्स यहाँ और बाकी 2 यहाँ, तो ये हो गया ना टी शेप का अरेंजमेंट। और लास्ट है लीनियर। लीनियर वाले में क्या होता है, चारों जो स्पोर्स होते हैं वो एक साथ एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, 1 2 3 4, ये अरेंजमेंट कहलाता है लीनियर। अब ये चारों एक साथ तो बन गए पर ये इतने चिपके हुए कैसे हैं एक साथ, इनको कैलोज नाम का एक पदार्थ या एक सब्सटेंस होल्ड करके रखता है, जो क्या करता है, इनके ग्रोइंग स्टेजेस में यानी प्रस्फुटित होने वाली स्टेज में या बाहर निकलने वाली स्टेज में यहाँ पर कैलेज एंजाइम काम करता है जो इस कैलोज को डिग्रेड कर देता है और एक एक पॉलन ग्रेन अलग हो जाता है इस स्पोर टेट्राड से। तो पॉलन ग्रेन्स को अपने टेट्राड स्ट्रक्चर में होल्ड रखने का काम कौन करता है, कैलोज एंजाइम करता है, और कैलोज को डिग्रेड कौन करता है, कैलेज एंजाइम करता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है, एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूनिक है। मैंने आपको एक अलग सी स्ट्रक्चर बताई थी जिसे हम कहते हैं पॉलिनियम। पॉलिनियम के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए एक ऐसी स्ट्रक्चर थी जिससे यहाँ पर काफ़ी सारे स्पोर्स एक साथ प्रेजेंट थे। स्पोर टेट्राड से ज़्यादा है ना, ये एक टेट्राड से ज़्यादा है। इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलिनियम। पॉलिनियम ये मिलती कौन से है, कैलोट्रोपिस, यहाँ लिख देती हूँ कैलो। कंडीशन देखने को मिलती है, ये कंडीशन क्या है, जब 4 से ज़्यादा स्पोर्स एक साथ अटैच हो, ये कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलिनियम। इस कंडीशन को हम पॉलीस्पोरी भी कहते हैं। पॉलीस्पोरी का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे स्पोर्स एक साथ अटैच हो, या नंबर्स में मैं आपको आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो स्पोर टेट्राड से ज़्यादा यानी 4 से ज़्यादा स्पोर्स आपस में अटैच हो तो ये कंडीशन कहलाती है पॉलीस्पोरी। और ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो बन रही है, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलिनियम। तो इतना पार्ट आपके क्लियर है। अब अगली जो चीज़ हमने स्टडी की थी वो थी डेहिसेंस की, पॉलन ग्रेन एंथर सैक से बाहर कैसे आ रहे हैं। ये डेहिसेंस 4 अलग अलग टाइप से होता है। पहला कैसा था, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स टाइप का। अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स में क्या हो रहा था, जैसे अगर ये पॉलन सैक है, ये 2 पॉलन सैक हैं, तो ये इस जगह से फट जाएंगे और पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। फिर कैसा है, लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो रहा था, जैसे अगर ये पॉलन सैक है तो इसके ये वॉल बीच में से टूट जाएगा, ये है तो ये ऐसे ऐसे सीधा कट लग जाएगा, लंबवत लॉन्गिट्यूडनल। अगला टाइप क्या है, छिद्रीमय या पॉरीसिडल। पॉरीसिडल टाइप में क्या होता है, पोर्स बन जाते हैं ऊपर की ओर, 2 से लेके 3 पोर्स बन जाते हैं और इन पोर्स के अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, दिस इज कॉल्ड पॉरीसिडल। दूसरा क्या है, वैल्वुलर या कपाटिया। कपाटिया या वैल्वुलर में क्या होता है, पॉलन सैक्स के अंदर 3 से 4 कपाट बन जाते हैं और ये अलग अलग कपाटों से खुलते हैं। कपाट का मतलब पता है ना, वैल्व या गेट्स, उनके थ्रू ये रिलीज होते हैं।
अब इसके बाद जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो थी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन और इसकी स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन तो मैंने आपको इसी के साथ समझा दिया कि ये ऐसे बनते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है हम ये स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बेसिकली सीधे ही एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ये स्पोर की, एक वेल डेवलप्ड स्पोर की स्ट्रक्चर है। स्पोर में सब 2 वॉल्स होते हैं। जो आउटर मोस्ट वॉल है, ये जो डिज़ाइन वाली ऑर्नामेंटल वॉल है, इसे हम कहते हैं एक्साइन या बाह्य छोर, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं इंटाइन या अंतः छोर। अब लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले आउटर वॉल के बारे में बात करते हैं। एक्साइन कई जगह पर खुली होती है, यानी सीधे इंटाइन एनवायरनमेंट के टच में होता है। ये खुली जगह कहलाती है जर्म पोर। इसी जर्म पोर से आगे पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। अब एक्साइन ऑर्नामेंटल होती है, स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। एक्साइन पर कुछ स्टिकी पदार्थ, कुछ ऑयली सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पॉलन किट, जिसके कुछ कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए थे। क्या क्या थे वो कैरेक्टर्स? स्टिकीनेस थी एक, तो जो क्या करती है, जो पॉलिनेटर्स की बॉडी पर अटैच होने में काम आती है। यहाँ पर स्पेसिफिक ओडोर या स्मेल या फ्रेग्रेंस कहें वो रिलीज इसके कारण होती है, जिसके वजह से पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर के और ये एक तरह से पॉलन ग्रेन्स का डिस्पर्जन में हेल्प करती है। और एक और इसका फंक्शन था कि ये यूवी रेज से पॉलन ग्रेन्स की प्रोटेक्शन करती है। क्या नाम है इस लेयर का? पॉलन किट। और ये पॉलन किट क्या है? एक्साइन के ऊपर प्रेजेंट ऑयली स्टिकी लेयर। एक्साइन का जो ऑर्नामेंटेशन होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। एक्साइन पर एक सब्सटेंस का जमाव होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? ये स्पोर के ऊपर पाया जाने वाला हार्ड मैटर होता है जो स्पोर की प्रोटेक्शन करता है हार्श यानी विपरीत एनवायरमेंटल कंडीशन से, जो एडवर्स पीएच, एडवर्स टेम्परेचर, एडवर्स फिजिकल और केमिकल प्रेशर्स को सहन करने की क्षमता रखता है। कौन है ये? स्पोरोपोलेनिन। अब बात करते हैं इंटाइन की। ये पतली लेयर होती है, यहाँ पर सेल्यूलोज और पेक्टिन पाया जाता है। क्या होता है? सेल्यूलोज और पेक्टिन का जमाव होता है इस लेयर पर। और अंदर की ओर साइटोसोल होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है अपना वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा होता है जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली साइज में बड़ा होता है। इसके अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम होता है कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन के समय न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और जर्मिनेटिव न्यूक्लियस को एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि ये डिवाइड हो सके, डिवाइड हो सके। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जो इस प्रोसेस में हेल्प करती है। फिर जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है उस समय ये जो दोनों ये जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। यानी ये 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, जिनमें से एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग सेल को और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है किसे? सेकेंडरी न्यूक्लियस को या सेंट्रल न्यूक्लियस को। और ये जो वेजिटेटिव सेल होती है न्यूक्लियस, ये ग्रोथ करते समय इसे पोषण प्रोवाइड करती है। मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के टाइम ही डिवाइड हो जाता है। सिर्फ कुछ एक टाइप्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल गैमेट बाद में, यानी पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के बाद में बनते हैं। ओके, और ये वाला जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हमने स्टार्ट में स्टडी किया था आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन, ये टाइप कहलाता है यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। इसी के साथ हमने मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कुछ ही समय में रिवाइज कर ली। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अच्छे से रिवाइज करें, फिर ये वाला वीडियो देखें और फिर इसे रिकॉल भी करें। ओके, अब सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का जो है फीमेल गैमेटोफाइट का। फीमेल गैमेटोफाइट में हम स्टडी करते हैं जो गाइनोशियम, जो सबसे इनर मोस्ट रोल होता है फ्लावर का, वो फीमेल गैमेटोफाइट को प्रदर्शित करता है और इसकी एक यूनिट कहलाती है कार्पल। तो यहाँ पर कार्पल को हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल। उसके अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम।
और उसके बाद जो एम्ब्रियो सैक होती है जो फीमेल गैमेटोफाइट को दिखाती है, और इसके अंदर जो एग सेल होती है, इस ओव्यूल के अंदर जो एग सेल होती है वो क्या करती है, वो बनाती है, वो रिप्रेजेंट करती है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को, यानी हमारी हैप्लॉइड सेल्स को। एक्चुअली ये सारी हैप्लॉइड होती है, पर ये आगे जाके सीड फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर से। फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट एक्चुअल में मेल गैमेटोफाइट से थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि इसमें हम ओव्यूल को ही स्टडी करते हैं। तो आप देखिए, बाहर से स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला कवर है और फिर ये दूसरा कवर है, ये दोनों कवर्स को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। तो ये जो सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। इसमें जो बाहर की ओर प्रेजेंट है वो कहलाता है आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो अंदर की ओर प्रेजेंट है वो कहलाता है इनर इंटेग्यूमेंट। अब इंटेग्यूमेंट्स के अंदर की ओर आपको ये एक ओव्यूल टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है जिसके अंदर बहुत सारे सेल हैं, ये कहलाता है न्यूसेलस या बीजांडकाय। ओके, इसके अंदर हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट होते हैं। अब जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स खुले होते हैं, यानी इंटेग्यूमेंट्स जहाँ पे ओपन स्पेस, वो ओपन स्पेस जहाँ पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होते और सीधे अंदर की ओर ओव्यूल अटैच होता है, वो कहलाता है माइक्रोपाइल, और इसके ठीक ऑपोजिट सिरा कहलाता है चेलेजा। और जहाँ पर ये स्टॉक इससे जुड़ता है वो वाली जगह कहलाती है हाइलम, और अगर हाइलम कभी कभार मोटा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं रेफी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो इनर सेल मास है इस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन से पहले ओव्यूल को इसके इंटेग्यूमेंट के आधार पर अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। ये मैंने आपको शायद चैप्टर नंबर 1 में जब ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी उसमें आपको ये बातें बताई थी, मैं उस समय लिखना भूल गई थी, इसलिए मैंने आज यहाँ पर नोट किया है कि ओव्यूल को इंटेग्यूमेंट के आधार पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप, यदि किसी ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है तो वो ओव्यूल कहलाता है एटैग्मिक। यदि किसी ओव्यूल में एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है तो वो कहलाता है यूनिटैग्मिक, और यदि किसी ओव्यूल में 2 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है तो वो कहलाता है बाइटैग्मिक। मोस्ट ऑफ जो ज़्यादातर ओव्यूल्स होते हैं उनमें 2 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बाइटैग्मिक सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल होता है। इसके बाद जो हम देखते हैं इसके अंदर ओव्यूल अलग अलग टाइप्स को दिखाते हैं। ओव्यूल काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। ओव्यूल को उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर प्रेजेंस के बेसिस पे, यानी उसमें जो रोटेशन होता है या फिर वो कैसे प्रेजेंट है किसी फ्लावर के अंदर, उसके बेसिस पे इसे 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रिजु। इसमें क्या होता है, जो चेलेजल पोर्शन होता है, यानी ये वाला जो पार्ट है, इसके ठीक सामने हाइलम आ जाता है, यानी ये जो इतना मोड़ आया है, इतना कर्वेचर नहीं होगा और सीधा चेलेजा के सामने ही हाइलम प्रेजेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका छोटा डायग्राम बना के इसे रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद जो सेकेंड टाइप का ओव्यूल होता है वो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, इसे हिंदी में कहते हैं प्रति प्रकार का ओव्यूल। इसमें क्या होता है, ये जो अपन कॉमन टाइप का स्टडी करते हैं जिसमें हाइलम चेलेजा के ठीक ऑपोजिट नीचे, यानी माइक्रोपाइल के पास में प्रेजेंट होता है, ये टाइप कहलाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। इसके बाद जो थर्ड टाइप आता है वो होता है कैम्फाइलोट्रोपस या वक्र टाइप का ओव्यूल। इसमें क्या होता है, ये जो आप न्यूसेलस देखते हैं, न्यूसेलस वाला पार्ट काफ़ी टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होने के बाद ये सी शेप ग्रहण कर लेता है। ये न्यूसेलस वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये ऐसे मुड़ चुका है, सी शेप इसने कवर अप कर लिया, या मैं इसको उल्टा यू भी कह सकती हूँ। और यहाँ पे आप देखिए ओव्यूल वाला पार्ट सिर्फ यहाँ तक प्रेजेंट है, ये कहलाता है कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला टाइप है वो है एम्फीट्रोपस ओव्यूल या अनुप्रस्थ टाइप का। इसमें क्या होता है, जो चेलेजा और माइक्रोपाइल उन दोनों के बीच में हाइलम आ जाता है। ये माइक्रोपाइल है और ये चेलेजा, और यहाँ से फिर अगर हाइलम निकल आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर हाइलम निकल आया। और इसके बाद यहाँ का जो न्यूसेलस वाला पार्ट है ये आगे की ओर थोड़ा सा बेंड हो जाता है, इसलिए हम इसे एम्फीट्रोपस कहते हैं। हेमी एनाट्रोपस में यही पोजीशन होती है, बस ओव्यूल बेंट नहीं होता, ये सीधा इसके 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसको लाइन से प्रेजेंट करूँ तो ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे इसके 90 डिग्री एंगल पर ये हाइलम है, यहाँ माइक्रोपाइल है और यहाँ
चेलेजा है। लास्ट टाइप होता है सर्सिनोट्रोपस या कुंडलित टाइप का। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, ओव्यूल एक पूरा राउंड घूम जाता है, यानी इसमें बहुत लंबा कर्वेचर पाया जाता है। कर्वेचर का अगर मैं आपको एंगल मेंशन करूं तो एंगल है 360 डिग्री एंगल पर रोटेट हो जाता है। ये कंप्लीट 360 डिग्री एंगल का रोटेशन ले लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला रीजन कहलाता है चेलेजल पोर्शन, ये वाला होता है माइक्रोपाइल, और हाइलम अब सीधा यहाँ चेलेजल के पास आ गया है इस तरफ। ये वाला जो कर्वेचर आप देख सकते हैं ये 360 डिग्री एंगल का है, और ये कर्वेचर किस टाइप के ओव्यूल में पाया जाता है, सर्सिनोट्रोपस टाइप के ओव्यूल में पाया जाता है। ये 6 टाइप के ओव्यूल्स के नाम, इनकी ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो, और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने होंगे। मैं रिवीजन पर्पस से ये आपको रिवाइज करवा रही हूँ, इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पे एग्जाम्पल्स मेंशन नहीं किए हैं। इसके बाद ये जो ओव्यूल स्ट्रक्चर जो हमें मिली है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये प्रोसेस कहलाती है मेगास्पोरोजेनेसिस। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाती है मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर मैं इसे कंप्लीट टर्म में इसको डिफाइन करूं तो मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाती है मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर इसी को मैं हिंदी में डिनोट करूं तो हिंदी में मेगास्पोर को कहते हैं गुरु बीजाणु। तो ये हो गया गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन के अंदर गुरु बीजाणु के पूर्ण फॉर्मेशन यानी पूर्ण डेवलपमेंट की प्रोसेस को इन्वॉल्व किया जाता है, यानी गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु आती है गुरु बीजाणु जनन। यहाँ पर आप देखिए गुरु बीजाणु जनन में यहाँ पर होमोजेनस सेल्स का मास होता है सेम टू सेम जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में था। यहाँ पर हाइपोडर्मिस की कोई भी सेल ग्रोथ करके आर्किस्पोरियल इनिशियल में चेंज हो जाती है। आर्किस्पोरियल इनिशियल को हमने पहले भी प्रपसु कोशिका कहा था, यहाँ पर भी सेम नाम से हम इसे डिनोट करेंगे। हाइपोडर्मिस की कोई भी सेल ग्रोथ को अटेन कर लेगी और चेंज हो जाएगी आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल में। आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल फिर 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है। पहली है प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। सेम टाइप का डेवलपमेंट हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा था, सेम टू सेम प्रोसेस है। बस प्राइमरी पेराइटल सेल वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। कंटिन्यूस डिवीजन करके एक आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन कर देती है। और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल की कुछ सेल्स ग्रोथ अटेन कर चेंज हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल में, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस की प्रोसेस होती है, जिसके रिजल्ट में हमें मेगास्पोर मिलते हैं। मियोसिस का रिजल्ट आपको पता ही है, एक मेगास्पोर मदर सेल के रिजल्ट में हमें 4 मेगास्पोर्स मिलते हैं, यानी यहाँ पर भी 4 मेगास्पोर मिलेंगे। अब ये जो 4 मेगास्पोर यहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर हमने देखा था काफ़ी अलग टाइप से अरेंज हो रहे थे माइक्रोस्पोर। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो सबसे बेस वाला मेगास्पोर होता है वो काफ़ी अच्छी हेल्थ अटेन कर लेता है, और बाकी के 3 इसके ठीक ऊपर लीनियरली अरेंज रहते हैं और धीरे धीरे इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके डीजनरेट हो जाते हैं। यानी सबसे बेस में जो मेगास्पोर प्रेजेंट है वही यहाँ पर ग्रोथ अटेन करता है। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है कि 3 डीजनरेट्स एंड 1 डेवलप इनटू एम्ब्रियोसाइट गैमेटोफाइट है। अब हम देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। फीमेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्ब्रियोसैक। तो एम्ब्रियोसैक में एम्ब्रियोसैक मदर सेल का न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अब यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा स्टार्ट में, और न्यूक्लियर डिवीजन भी सिर्फ 3 टाइम्स होगा, इसलिए मैंने आपको दोबारा यहाँ पे मेंशन किया है 3 टाइम्स न्यूक्लियर डिवीजन। ये डायग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, और ये हाइपोथेटिकल डायग्राम नहीं है, ये बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। और आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो डिटेल में इसे वहाँ स्टडी करोगे, पर क्योंकि ये मेंशन है तो डायग्राम से समझना ईजी होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम रिप्रेजेंट किया है।
तो यहाँ पर पहला न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है और 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। फिर ये दोनों न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल्स की ओर जाकर अरेंज हो जाते हैं। फिर दोबारा इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो ये था पहला न्यूक्लियर डिवीजन। अब यहाँ आकर होता है सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन। अब एक सेल के रिजल्ट में 2 सेल तो टोटल 4 सेल हो गई और दोनों पोल्स पर 2 सेल्स अरेंज हो गई। अब दोनों पोल्स वाली 2 सेल्स दोबारा से डिवाइड करती हैं और बनाती है 4 सेल। ये था तीसरा न्यूक्लियर डिवीजन। अब कोई न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा और इसके रिजल्ट में दोनों पोल्स पर हमें 4 न्यूक्लियस मिल जाते हैं। इन चारों न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस धीरे धीरे सेंटर की ओर आकर अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे सेंटर की ओर पर आने के बाद इन दोनों न्यूक्लियस को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियस। अब ये पोलर न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपने चारों ओर धीरे धीरे सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और एक इंडिविजुअल सेल बन जाते हैं। उसके बाद हम इसे कहते हैं सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। और फिर ये ग्रो करके बाकी सारे न्यूक्लियस भी अपने चारों ओर वॉल्स बना लेते हैं और नीचे की ओर की जो 3 सेल में उसमें जो सेंट्रल सेल होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, जो फॉर्म होती है एग सेल में। उसके पास वाली दोनों सेल छोटी या एसेसरी सेल्स की तरह बिहेव करती है, जिन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड्स। एग सेल और सिनर्जिड दोनों मिलके एग apparatus का फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रल वाली सेल को हम सेंट्रल सेल कहते हैं और ऊपर की तीनों ओर की सेल प्रतिध्रुवी या एंटीपोडल सेल कहलाती है। अब क्योंकि यहाँ पे जो मेगास्पोर बना था वो मियोसिस की प्रोसेस से बना था, इसलिए वो कैसा होगा, हैप्लॉइड टाइप का होगा। यानी एम्ब्रियो सैक भी हमारा था हैप्लॉइड टाइप का, तो एम्ब्रियो सैक मदर सेल भी हुई हैप्लॉइड टाइप की। इस तरह से यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 1 2 3 तो टोटल कितनी 6 हैप्लॉइड सेल्स होंगी। तो एंटीपोडल सेल और एग apparatus की तीनों सेल हैप्लॉइड होंगी और सिर्फ सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल जो थी वो कैसी होगी, 2n टाइप की होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ओव्यूल में डिप्लॉइड सेल कौन सी है या कितनी है, तो डिप्लॉइड सेल होगी एक, कौन सी होगी, सेंट्रल सेल। और एक ओव्यूल में हैप्लॉइड सेल्स कितनी हैं, बाकी की जो 6 सेल्स होती है वो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर डिवीजन आता है। एक और चीज़ जो यहाँ पर आती है, यहाँ पर जो कॉमनली पूछा जाता है कि एक ओव्यूल में कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस तो हो जाते हैं, लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए 8। और सेल्स अगर पूछे तो कितनी 1 2 3 और ये एक 7 सेल, तो कितने 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस। इसके साथ मैंने आपको सेकेंड चैप्टर का भी रिवीजन कंप्लीट करा दिया है। आप लोग खुद इसे दोबारा से रिवाइज करें, फिर रिकॉल करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।